कहानी का आगाज होता है एक बेहद घने और सुनसान जंगल से, जहां हम रिक और हेली नाम के एक कपल को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। रिक हेली से पहले चोटी पर पहुंच जाता है और मजाक में उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। रिक चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन दूर दूर तक उसे हरे भरे सन्नाटे के सिवा इंसानों का कोई नामो निशान नहीं दिखता। वह हेली को भी जल्दी ऊपर आने के लिए कहता है, क्योंकि वहां से नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा था। रिक आगे बढ़ जाता है और इधर हेली अकेले ऊपर चढ़ने की जद्दोजहद कर रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वह हवा में झूलने लगती है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को संभालती है और मदद के लिए रिक को आवाज लगाती है, लेकिन अजीब बात थी कि रिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक रिक का शरीर चट्टान के किनारे पर आकर गिरता है। हेली ये देखकर सन्न रह जाती है और तभी ऊपर से खून की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर टपकती हैं। वह अभी इस खौफनाक मंजर को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कोई रिक को उठाकर नीचे खाई में फेंक देता है। यह देखकर हेली की सांसें हलक में अटक जाती हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे रस्सी के सहारे ऊपर खींच रहा है। दहशत में आकर हेली अपनी रस्सी काट देती है और सीधा नीचे जमीन पर रिक की लाश के पास गिरती है। अपने साथी को मरा हुआ देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह अभी संभल भी नहीं पाई थी कि झाड़ियों में उसे कोई अपनी तरफ आते हुए दिखता है। जान बचाने के लिए वह अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर एक कंटीले तार में फंस जाता है और वह गिर पड़ती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि कोई उसे जमीन पर घसीटते हुए अंधेरे में ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के इस इलाके में लोग अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन जंगलों में कुछ अजीब दिखने वाले लोग रहते हैं, जो इंसान नहीं बल्कि आदमखोर हैं। अगले सीन में हम शहर की सड़क पर एक कार देखते हैं जिसे क्रिस नाम का लड़का चला रहा है। क्रिस को आज एक बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन शहर से कुछ दूर हाईवे पर उसे एक लंबा ट्रैफिक जैम मिलता है। गाड़ियां टस से मस नहीं हो रही थीं। क्रिस अपनी कार से उतरकर आगे खड़े एक ट्रक ड्राइवर से माजरा पूछता है। ड्राइवर बताता है कि कुछ मील आगे एक केमिकल टैंकर पलट गया है, जिससे पूरा रास्ता ब्लॉक है और इसे खुलने में कई घंटे लगेंगे। ये सुनकर क्रिस झुंझला जाता है, क्योंकि अगर वह यहाँ रुका तो उसका इंटरव्यू हाथ से निकल जाएगा। वह अपनी कार को वापस मोड़ता है और एक वैकल्पिक रास्ता खोजने लगता है। वह अपनी कंपनी को कॉल करके यह बताने की कोशिश करता है कि वह लेट हो जाएगा, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण उसके फोन के सिग्नल चले जाते हैं। रास्ते में उसे एक पुराने गैस स्टेशन का बोर्ड दिखता है। उम्मीद की एक किरण लेकर वह वहां पहुंचता है। वहां उसे एक बेहद अजीब और बुरी हालत में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। क्रिस उससे फोन के बारे में पूछता है तो वह बूढ़ा बिना कुछ बोले बस इशारे से फोन की तरफ बता देता है। क्रिस फौरन फोन के पास जाता है, लेकिन वो फोन तो डेड पड़ा था। क्रिस की परेशानी और बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने नक्शे पर पड़ती है। उस नक्शे में उसे एक कच्ची सड़क दिखाई देती है जो जंगल के बीच से होकर हाईवे से जुड़ रही थी। उसे लगा कि यह शॉर्टकट है। बिना देर किए क्रिस उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बंटता है। क्रिस एक पल के लिए सोचता है और फिर जंगल के बीचों बीच जाने वाले रास्ते को चुन लेता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। गाड़ी चलाते वक्त उसका ध्यान सड़क पर पड़े एक मरे हुए हिरण पर जाता है और इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसकी कार सामने खड़ी एक लैंड रोवर से टकरा जाती है। गनीमत ये रही कि क्रिस को ज्यादा चोट नहीं आई। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वह कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की थी जो वहां ट्रिप पर आए थे। क्रिस उनसे माफी मांगता है और हर्जाना भरने की बात करता है। साथ ही वह पूछता है कि उनकी गाड़ी बीच रास्ते में क्यों खड़ी थी। इस पर जेसी नाम की लड़की बताती है कि किसी ने सड़क पर जानबूझकर कंटीले तार बिछा रखे थे, जिससे उनके टायर फट गए। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लग रही थी। अब चूंकि एक्सीडेंट में क्रिस की कार भी बेकार हो चुकी थी, वे सब वहां फंस गए थे। जेसी सलाह देती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है, वहां से मदद मिल सकती है, लेकिन क्रिस बताता है कि वह वहीं से आ रहा है और वहां का फोन खराब है। आखिरकार वे सब फैसला करते हैं कि मदद खोजने के लिए आगे पैदल जाना होगा। वे अपने दो साथियों इवान और फ्रांसिन को कार और सामान की रखवाली के लिए पीछे छोड़ देते हैं और बाकी लोग आगे बढ़ चलते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ नेवला दिखता है जिसे किसी ने बुरी तरह कुचला था। वे इसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने पर उन्हें ढेर सारे टायरों का एक जलता हुआ ढेर दिखता है। यह सब देखकर क्रिस को खतरे का आभास होने लगता है और वह सबको तेजी से आगे बढ़ने को कहता है। दूसरी तरफ कार के पास रुके इवान और फ्रांसिन मदद का इंतजार कर रहे थे। तभी इवान को जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह फ्रांसिन को कार में रहने का बोलकर आवाज का पीछा करने जंगल में चला जाता है। फ्रांसिन कार में बैठी इंतजार करती रहती है,
लेकिन बहुत देर होने पर भी इवान नहीं लौटता। परेशान होकर वह भी उसे ढूंढने जंगल में घुस जाती है। वहां उसे जमीन पर इवान का एक जूता पड़ा मिलता है। वह हैरान होती है कि इवान अपना जूता क्यों छोड़ गया, और थोड़ा आगे जाने पर उसका दिल दहल जाता है। उसे जमीन पर एक कटा हुआ इंसान का कान दिखता है। कान की बाली देखकर वह समझ जाती है कि यह इवान का ही कान है। खौफ के मारे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। इससे पहले कि वह वहां से भाग पाती, पीछे से कोई उसे दबोच लेता है और पल भर में उसे मौत के घाट उतार देता है। उधर क्रिस और बाकी लोग चलते चलते सड़क के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं, जहां रास्ता खत्म हो जाता है। मजबूरन वे जंगल के अंदर उतरते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक पुराना खस्ता हाल घर दिखाई देता है। उन्हें लगा कि शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं, जो काफी अजीब था। क्रिस दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थक हार कर वे लोग अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर का नजारा बेहद घिनौना था। हर तरफ गंदगी थी और ऐसा लग रहा था कि सालों से सफाई नहीं हुई। खाने की मेज पर सड़ा हुआ खाना पड़ा था। वे वहां फोन या रेडियो ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहां ढेर सारी कार की चाबियां और लोगों के पर्स मिलते हैं। क्रिस जब फ्रिज खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर बोतलों में इंसानी अंगों को स्टोर करके रखा गया था। वहीं जेसी बाथरूम चेक करने जाती है तो बाथटब में उसे एक ताजा लाश मिलती है। यह देखकर उसकी चीख निकलने ही वाली होती है। तभी उन्हें वहां वही कंटीला तार भी दिखता है जिससे उनकी गाड़ियां पंचर हुई थीं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वे किसी साधारण घर में नहीं बल्कि मौत के कुएं में आ गए हैं। वे तुरंत वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, उन्हें बाहर एक ट्रक के रुकने की आवाज आती है। क्रिस खिड़की से देखता है कि वो आदमखोर अपनी शिकार के साथ वापस आ गए हैं। सामने से निकलना नामुमकिन था और पीछे का दरवाजा लॉक था। कोई रास्ता न देख वे लोग जल्दी से बेड और अलमारी के नीचे छिप जाते हैं। कुछ ही पलों में 3 विशालकाय और डरावने दिखने वाले आदमखोर अंदर आते हैं और फ्रांसिन की लाश को फर्श पर पटक देते हैं। उनकी शक्लें इतनी भयानक थीं कि किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। वे फ्रांसिन की बॉडी को मेज पर रखकर काटना शुरू कर देते हैं। यह विभत्स नजारा देखकर जेसी की चीख निकलने ही वाली थी कि क्रिस उसका मुंह बंद कर लेता है। पेट भरने के बाद वो तीनों आदमखोर वहीं सो जाते हैं। मौका देखकर क्रिस और जेसी रेंगते हुए बाहर निकलते हैं। उनके पीछे कार्ली और नताशा भी दबे पांव आते हैं। 3 लोग तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आखिर में क्रिस से थोड़ी आवाज हो जाती है जिससे एक आदमखोर की नींद खुल जाती है। क्रिस को देखते ही वह शोर मचा देता है। अब शुरू होती है जिंदगी और मौत की दौड़। चारों अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं और वो आदमखोर अपने ट्रक में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सैकड़ों पुरानी लावारिस गाड़ियां पड़ी थीं। क्रिस एक एक करके गाड़ियां स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी चालू नहीं होती। तभी आदमखोर वहां पहुंच जाते हैं। वे लोग गाड़ियों के पीछे छिपते हैं, लेकिन आदमखोरों को उनकी लोकेशन पता थी। क्रिस एक रिस्की प्लान बनाता है। अपने साथियों से कहता है कि वह उनका ध्यान भटकाएगा और तब तक वे लोग आदमखोरों का ट्रक चुरा लें। प्लान के मुताबिक क्रिस चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागता है। एक आदमखोर उसके पैर पर गोली मार देता है, जिससे क्रिस गिर पड़ता है। उसे मरता देख कार्ली उसे बचाने के लिए दूसरी तरफ भागता है ताकि आदमखोरों का ध्यान उस पर जाए। आदमखोर अब कार्ली के पीछे पड़ जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर जेसी और नताशा घायल क्रिस को सहारा देकर ट्रक तक ले आते हैं और उसे स्टार्ट करके भाग निकलते हैं। वे जंगल में कार्ली को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें कार्ली दिखता है। वे चिल्लाते हैं कि जल्दी गाड़ी में बैठो। कार्ली उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी एक सनसनाती हुई तीर आकर उसके सीने के आर पार हो जाती है। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता देख वे टूट जाते हैं, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था क्योंकि तीर अब उनकी गाड़ी पर भी बरस रहे थे। वे वहां से गाड़ी भगा ले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें रास्ता बंद मिलता है क्योंकि आदमखोरों ने पेड़ गिराकर रोड ब्लॉक कर दिया था। अब उन्हें फिर से पैदल जंगल में भागना पड़ता है। घंटों चलने के बाद रात गहराने लगती है। अंधेरे जंगल में रुकना मौत को दावत देना था। तभी नताशा को एक ऊंचा वॉच टावर दिखता है। वे उसे एक सेफ जगह समझकर ऊपर चढ़ जाते हैं। टावर में उन्हें फर्स्ट एड किट मिलती है, जिससे वे क्रिस के जख्म पर पट्टी करते हैं। साथ ही वहां एक पुराना रेडियो भी मिलता है। वे रेडियो पर मेडे का सिग्नल भेजते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी नीचे अंधेरे में उन्हें वो तीनों आदमखोर मशालें लिए हुए दिखाई देते हैं। वे सांस रोककर उनके जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त रेडियो पर पुलिस का जवाब आ जाता है, जिसकी आवाज नीचे खड़े आदमखोर सुन लेते हैं। अब वो शिकारी ऊपर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ऊपर आने का रास्ता बंद कर देता है। कुछ देर शांति रहती है, लेकिन तभी उन्हें धुएं की गंध आती है। उन दरिंदों ने टावर में ही आग लगा दी थी। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो जलकर मरो या कूद कर। क्रिस फैसला लेता है और टावर से सामने वाले पेड़ की टहनी पर छलांग लगा देता है। उसके पीछे दोनों लड़कियां भी कूद जाती हैं। उन्हें पेड़ पर लटकता देख एक आदमखोर कुल्हाड़ी लेकर
पेड़ पर चढ़ने लगता है। वे लोग टहनियों के सहारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नताशा सबसे पीछे रह जाती है। वह आदमखोर उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब बचे सिर्फ क्रिस और जेसी। क्रिस समझदारी दिखाते हुए पेड़ की एक लचीली टहनी को खींचकर छोड़ देता है, जो सीधे आदमखोर के मुंह पर लगती है। वह संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। अपने साथी को गिरता देख बाकी 2 आदमखोर गुस्से से पागल हो जाते हैं। क्रिस और जेसी रात भर पेड़ होकर भागते हैं और एक झरने के पास गुफा में रात बिताते हैं। अगली सुबह वे फिर चलने लगते हैं और आखिरकार उन्हें एक पक्की सड़क दिखाई देती है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन यह खुशी बस पल भर की थी। अचानक वही आदमखोर उन पर हमला करता है, जिससे क्रिस लुढ़क कर नीचे गिर जाता है और वह दरिंदा जेसी को किडनैप करके ले जाता है। तभी क्रिस को सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। ये वही पुलिस वाला था जिसने रात को रेडियो मैसेज सुना था, लेकिन इससे पहले कि क्रिस कुछ बता पाता, एक तीर आकर पुलिस वाले की आंख में लगता है और वह मर जाता है। क्रिस घबराकर पुलिस की गाड़ी में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी पुलिस वाले की जेब में थी। आदमखोर करीब आ चुका था, इसीलिए क्रिस गाड़ी के नीचे चेसिस में छिपकर लटक जाता है। आदमखोर पुलिस वाले की लाश को ट्रक में डालता है और जेसी को लेकर अपने अड्डे की तरफ चल पड़ता है, बिना यह जाने कि क्रिस गाड़ी के नीचे ही लटका हुआ है। केबिन में पहुंचकर वे जेसी को बांध देते हैं और उसे जिंदा पकाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी बाहर क्रिस पुलिस वाले की गाड़ी को स्टार्ट करके फुल स्पीड में घर के अंदर घुसा देता है और एक आदमखोर को कुचल देता है। इसके बाद एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस शुरू होता है। क्रिस दूसरे आदमखोर से भिड़ जाता है, लेकिन वह भारी पड़ता है। क्रिस को मरता देख बंधी हुई जेसी हिम्मत जुटाती है और एक तीर से आदमखोर को मार गिराती है। वे दोनों जैसे ही भागने लगते हैं, वो आदमखोर जिसे तीर लगा था फिर उठ खड़ा होता है। ये साले मर ही नहीं रहे थे। क्रिस अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ जाता है। उसकी बंदूक में सिर्फ एक गोली बची थी। वह पुलिस कार के फ्यूल टैंक पर निशाना साधता है और फायर कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है और वह पूरा शापित घर उन आदमखोरों के साथ जलकर खाक हो जाता है। क्रिस और जेसी आदमखोरों का ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। वे वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। क्रिस लंगड़ाते हुए अंदर जाता है और दीवार पर लगे उस मनहूस नक्शे को फाड़ देता है, ताकि फिर कभी कोई उस रास्ते पर जाकर अपनी जान न गंवाए। इसी के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह रीटेलिंग और मेरा अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी आइडिया फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस खौफनाक सफर का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।